नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के फर्स्ट डे के थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के सेक्शन के। तो अगर हम बात करें तो ये थर्ड सेट भी फर्स्ट और सेकंड सेट से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे भी देखे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट और सेकंड सेट में दिखे थे, कुछ नया इसमें नहीं है। लेवल अगेन अगर हम लोग बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल हम इसे कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस पर आने से पहले आइए एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, ज़रा इसे देख लेते हैं। तो ये कुछ बैचेस हैं और इन बैचेस को लेकर थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या वो रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कुछ बहुत ही यूजफुल बैचेस हैं जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको नजर आएंगे, है ना। जैसे सबसे पहली बैच की अगर हम लोग बात करें तो ये पिनाकल बुक सॉल्यूशन है रीजनिंग के सारे 7200 क्वेश्चन पिनाकल बुक के, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसकी फीस 199 रुपीज थी। लेकिन फिलहाल आप इसे बाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 51 यानी 51 रुपीज में। तो अगर आपका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस का कोई भी आप एग्जाम अगर इन तीनों में से दे रहे हैं और 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाए, तो वो हम लोग यहाँ पर आप कर सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन के साथ। और कुछ ऐसा ही मैथ्स के साथ भी नजर आएगा जिसकी फीस 399 रुपीज है। और ये भी पिनाकल बुक के 7200 जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर मैथ्स में हमें थोड़ा एडवांस मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो एडवांस मैथ्स हमें अलग से करना है। तो एडवांस मैथ्स करना है तो इसके लिए भी हमारे पास एक बैच है जिसकी फीस मात्र 299 रुपीज़ है, ओनली 299 रुपीज़। इसी तरह अगर आप एसएससी के साथ साथ बैंक और रेलवे इन सभी एग्जाम्स को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो और आप चाहते हैं कि आपका रीजनिंग जो है वो बिल्कुल 100% स्कोर के साथ आए, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं जो कि रीजनिंग स्पेशल का बैच है, जिसकी फीस है 349 रुपीज। अगेन अगर आने वाला एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी जो है एनटीपीसी के एग्जाम लेकर आएगा, तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग, ये कंप्लीट यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यूथ कंपटीशन बुक प्रीवियस ईयर पेपर का, वो 399 रुपीज में। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अगला एग्जाम आ रहा है रेलवे में, वो है ग्रुप डी का एग्जाम। और अगर आप ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसा हमें पता है कि मैथ्स, रीजनिंग और इसके साथ साथ हमें साइंस साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें आपके ग्रुप डी के एग्जाम की। तो जब ग्रुप डी के एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपके पास लाइव बैचेस लेने का टाइम नहीं है, तो देखो इसके लिए हमने बच्चों यहाँ वीओडी इसके लेकर आए, और जिसकी फीस है मात्र 499 रुपीज। यहाँ आपको सारे बैचेस रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, और इस रिकॉर्डेड सेशन को देखकर आप अपनी टाइम के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगेन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, साइंस जो है हमें सिर्फ और सिर्फ साइंस करना है इंडिविजुअली, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसके लिए प्रतिज्ञा वन बैच है जिसकी फीस मात्र 299 रुपीज है। और अगर आपको ये सारे बैच परचेज करने हैं तो इन सारे बैच को परचेज करने के लिए आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ऑल इन वन बैच है जिसे हम लोग, हमारा बैच का नाम है महासंगम बैच। इसमें ये सारे के सारे बैचेस आपको एक्टिव हो जाएंगे, एक ही प्लेस पर एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी फीस मात्र 799 रुपीज है। तो ये तो हमने एक्चुअल फीस की बात की। लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, क्रिसमस अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो क्रिसमस को लेकर एक ऑफर निकाला गया है जिसका कूपन कोड है CH65। अगर आप इनमें से कोई भी बैच परचेज करते हैं, इसको छोड़कर, फर्स्ट वाले को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑलरेडी 75% का डिस्काउंट कर दिया गया है, इनमें से बाकी कोई भी बैच और अगर आपको खरीदना है तो आपको 65% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड लगाते हैं CH65।
तो ये तो हो गए बैच से रिलेटेड सारी जानकारियां। आइए अब जरा बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आरआरबी एग्जामिनेशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके सेट 3 में पूछे गए हैं और उसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बोले जा रहा है इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। तो ऑड में 1 ऐड कर रहे हैं और इवन में 2 माइनस करना है। तो ऑड प्लस 1 और इवन -2, बस ये दिमाग में रखना है, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए बस। ये एक नंबर की सीरीज दी गई है, बोला जा रहा है देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकंड इसमें कौन सा है? तो बेटा लेफ्ट से सेकंड हमारे लिए 8 है एंड सेकंड फ्रॉम द राइट, और राइट से सेकंड क्या है? 7 है। तो राइट से सेकंड 7 है और लेफ्ट से सेकंड 8 है। अगर डिजिट इवन है तो इसमें से -1 करना है, और अगर -2 करना, माफ कीजिएगा, -2 करना है, और अगर डिजिट ऑड है तो इसमें +1 करना है। तो देखो बेटा 7 + 1 ये 8 हो जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा। इनका सम बच्चों पूछा गया, तो बेटा इनको जोड़ लीजिए, फिर फाइनली जोड़ने पर जो नंबर बना वही हमारा आंसर होगा। फाइनली जोड़ने पर 14 आया तो हमारा आंसर 14 होगा। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आइए जरा इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में दूसरा कौन है? मतलब मान लीजिए अगर मैं ये, हमें पता है कि सर्कल के क्वेश्चंस को हम लाइन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 जने, इसके लेफ्ट में जाना होगा तो हम यहाँ आ सकते हैं, और इसके राइट में जाना होगा तो बच्चों हम यहाँ आ सकते हैं। तो इस सीट के राइट ये वाला होगा और इसका लेफ्ट ये वाला होगा। हमें निकालना टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, मतलब अगर टी यहाँ है तो इस स्थान पर आने वाला व्यक्ति कौन होगा। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या पहले स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। तो बोला गया एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी एंड टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, और एस जो है वो पी के राइट में सेकंड प्लेस पर एस है। तो बेटा P का राइट, तो P का राइट फर्स्ट एंड सेकंड, क्या सेकंड प्लेस पर S, यानी इस सीट पर बैठने वाला व्यक्ति हमें पता चल गया कौन है। तो बेटा जब P का राइट जाओगे तो P का राइट देखना, यहां से जाएंगे ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट और यहाँ S। तो देखो हमें क्लियर हो गया भैया T के सेकंड लेफ्ट में आने वाला व्यक्ति कौन है? S। यानी कि पहले स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्या सेकंड से आएगा। देखो सेकंड के साथ एक समस्या क्या है कि यहां हमें Q, P और R के बारे में केवल 3 जनों की जानकारी है, Q की, R की और P की। इसमें S और T को लेकर जानकारी नहीं है। तो जब S और T को लेकर जानकारी नहीं है मतलब S और T का सीट फिक्स नहीं कर पाएंगे, और जब S और T का सीट फिक्स नहीं कर पाएंगे, जब तक हम T का सीट नहीं फिक्स कर पाएंगे, T के सेकंड लेफ्ट में एग्जैक्टली कौन है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते सेकंड स्टेटमेंट से। यानी यहां हमारा आंसर होगा डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। आइए जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसे देखते हैं। तो बोला जा रहा है बी सी डी एफ एंड एच हैव डिफरेंट मार्क्स, यानी इनके मार्क्स अलग अलग है, 5 जने हैं। तो बेसिकली हमें इनकी रैंकिंग देखनी होगी, इनमें से पहले कौन आएगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, उससे कम और उससे कम। बोल देखो बोला क्या जा रहा, ओनली वन पर्सन हैज स्कोर्ड बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच कोई एक व्यक्ति है, लेकिन देखो समस्या ये है कि ये नहीं बताया गया इन दोनों में से ज्यादा मार्क्स किसके और कम किसके हैं। तो दो केसेस बन सकते हैं, डी से बी के मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, दोनों केसेस हैं। ओनली 3 पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन एच एंड बी। अब देखो एच और बी के बीच अगर 3 व्यक्ति आ रहे हैं तो ये तभी संभव है जब बेटा एच या बी में से कोई फर्स्ट हो और एक लास्ट हो, तभी इनके बीच 3 आएंगे। देखो 1 2 3, 3 के बाद। और यहां पे भी यही समस्या है कि हमें ये नहीं बताया गया कि एच और बी में से ज्यादा किसके मार्क्स और कम किसके मार्क्स। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी फर्स्ट प्लेस पर आ जाए और एच 5वें स्थान पर हो। नेक्स्ट देखिए नो वन हैज स्कोर्ड बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच की कोई स्कोर नहीं करता, मतलब जहां बी है उसके आसपास ही एफ होगा। अगर बी यहां है तो बी के ठीक नीचे एफ, और अगर बी 5वां है तो एफ चौथा हो जाएगा। और बोला गया एफ स्कोर मोर देन बी स्कोर, एफ के मार्क्स बी से अधिक है। तो अगर एफ के मार्क्स बी से अधिक है तो यहां कम है, ये कम वाला केस तो हो ही नहीं सकता, कम वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस हट जाएगा। अब देखो बी से सेकंड प्लेस पर डी भी आना, अगर बी यहां है तो फर्स्ट सेकंड डी। और देखो इनमें से बचा कौन, तो इनमें से बचा है बेटा सी, तो बेटा सी आ जाएगा। तो इन सभी के स्कोर्स हमें, मतलब रैंकिंग हमें आ गई है। अब जरा देखिए क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन सी।
सी से कम कितने लोगों के मार्क्स है? तो सी से कम 3 लोगों के मार्क्स मिल रहे हैं, हमारा आंसर 3 होगा। तो कोई बहुत ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। अब देखो अल्फाबेट की एनालॉजी, ये क्लासिफिकेशन, ऑड ऑड वन आउट, सॉरी। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट लेटर के बीच का गैप, तो इसके लिए अल्फाबेटिकल गैप ध्यान में रखना चाहिए। देखो बेटा, टी को अगर हम एम बनाएंगे तो टी से 7 लेटर पीछे आने पर एम आता है, क्यू से 7 लेटर पीछे जाने पर जे आता है, एन से 7 लेटर पीछे जा रहे हैं तो जी आता है, और के से भी 7 लेटर पीछे जाने पर डी आता है। इसी तरह जेड, जेड से 7 लेटर पीछे आएंगे तो, और डब्ल्यू, डब्ल्यू से भी 7 लेटर पीछे आएंगे तो, आर से के जा रहे हैं बेटा तो ये तो 7 लेटर हैं, लेकिन जब वी से जे जाओगे ना तो ये 12 लेटर पीछे आना पड़ेगा। तो बाकी सभी में देखो 7 7 का गैप था, लेकिन यहां 7 और 12 का गैप है, यानी यही इनमें से ऑड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन सारे सेट में, तीनों सेट जो है, ये तीसरा सेट जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे के भी दोनों सेट में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। यानी हमने पढ़ा था कि हम इस तरह के क्वेश्चन को NESW का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, यहां भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए, बोला जा रहा है केशव स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, ड्राइव्स 22 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ चला है 22, तो साउथ के नीचे लिख लो 22। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 24। अब यहां से लेफ्ट मुड़कर 24 चला, तो बेटा साउथ से लेफ्ट यानी ईस्ट की ओर आ जाएंगे, और ईस्ट की ओर कितना चलेंगे, 24। बोला गया टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 27, फिर से लेफ्ट मुड़ा यानी नॉर्थ की ओर मुड़ा, और कितना चला, 24 चला, तो फिर से लिख दिया 24। और देखो वापस से लेफ्ट मुड़ा और चला है 25, तो बेटा यहां से लेफ्ट यानी नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट होता है बच्चों वेस्ट, और वेस्ट चला है 25। और देखो फाइनल टर्न भी लेफ्ट लिया है और चला है 5, तो बेटा यहां से अगर हम लेफ्ट ले ले तो बेटा वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ, और साउथ चला है 5, और वो पहुंच चुका है पॉइंट पी पर। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम क्या करते हैं, इन सारी रिजल्ट जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पुट की है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का नियम बड़ा आसान है, सेम डायरेक्शन की वैल्यू आपस में जोड़ी जाती है, और जो अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू है उनको हम एक दूसरे से घटाते हैं। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को जरा समझ लीजिए, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो नॉर्थ और साउथ की वैल्यू आपस में माइनस होती है, और ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बेटा ईस्ट और वेस्ट की वैल्यू भी आपस में माइनस होगी। ठीक है, मेरी बात ये समझ रहे हैं, यस और नो? अब जैसे देखो ध्यान से ध्यान से देखिए, तो ईस्ट और वेस्ट ये दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये माइनस होंगे, तो 25 में से 24 गए तो वेस्ट का बचा है 1, वेस्ट का बचा है बेटा 1। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहां मैंने एक डिस्टेंस की वैल्यू गलत लिखी है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। नॉर्थ में ये 27 चला है, ठीक है। अब देखो साउथ का देखो तो 22 और 5 27, और नॉर्थ का भी 27, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के अपोजिट, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो लास्ट में बचा है वेस्ट, और डायरेक्शन वैल्यू बची है 1, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट में खड़ा है और 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ फार, हाउ फार तो क्लियर है 1 किलोमीटर, एंड इन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन, यानी वापस से उससे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने का मतलब उल्टा जाना है, जहां वो खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी जो वेस्ट वाली डायरेक्शन थी स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी, उसके ठीक उल्टा जाएगा, यानी ईस्ट की ओर जाएगा, तब जाकर वो पहुंचेगा। यानी हमारा आंसर होगा 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन थर्ड होगा हमारा आंसर बेटा, ऑप्शन थर्ड, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसको जाना पड़ेगा वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए। अब देखिए ये नंबर की एनालॉजी है, तो हमें यहां नंबर्स के बीच का रिलेशन निकालना है। देखो पहला नंबर देखो तो ये 6 का स्क्वायर है, ऐसा ही दिख रहा है ना, तो पहला नंबर में स्क्वायर हुआ है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 46 बनाए यानी 10 ऐड किए, और 46 को 2 से गुना करोगे ना तो 92 होगा। तो पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में 10 जोड़ने पर तीसरा, और तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथा नंबर बन जाएगा। देखो यहां भी ऐसा ही दिख रहा है,
पहला नंबर 7 है तो स्क्वायर कर दिया 49। 49 में देखो 10 जोड़ा 59, और 59 का बेटा दो गुना करेंगे 118। बस यही चेक करना है। जैसे देखो 5, तो अगला नंबर 5 का स्क्वायर 25 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। 25 प्लस 10 35 दिख रहा है। और 35 का दो गुना है क्या 70? बिल्कुल है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। सेकंड में देखिए, यहाँ 20 ऐड हो रहा है, इसलिए ये वाला गलत है, थर्ड ऑप्शन। यहाँ देखो स्क्वायर तो हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, लेकिन 26 का दो गुना 52 होता है, ये दो गुना नहीं है, ये गलत। 8 8 का स्क्वायर प्लस 10, और ये भी बेटा दो गुना नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही था। ऐसे मैंने फर्स्ट ही था, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ चेक करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने कर लिया कि आपको ये क्लियर हो कि सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है 7 इज रिलेटेड टू 9.8। देखो 7 को 9.8 बनाने के लिए 7 में कितना ऐड करेंगे कि 9.8 होगा? तो 2.8 ऐड करने पर 9.8 होगा। ये एक बात क्लियर है। तो देखो बेटा, अब बोला गया 11 इज रिलेटेड टू 15.4। 11 का रिलेशन 15.4 से है। 15.4 मतलब 11 में कितना ऐड करोगे कि 15.4 हो जाएगा? तो 4.4 ऐड करने पर 15.4 होगा। दोनों में अलग अलग वैल्यू ऐड हो रही है, सेम वैल्यू ऐड होती तो वही ऐड करते। यानी यहाँ एडिशन ही नहीं है, सिर्फ कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन भी है। अब हमें समझना होगा 7 और 2.8 का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं 7 का 0.4 टाइम्स ऐसा है, जिसको हम 2.8 कहते हैं। उसी तरह 11 का भी 0.4, 4 गुना करोगे तो 44, 44 में पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.4 टाइम्स है। यानी पहले नंबर का 0.4 टाइम्स ऐड हो जा रहा है। तो बस यही करना है बच्चों हमें 9 के साथ। तो 9 और 9 का 0.4 टाइम्स करोगे तो 3.6 होगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 करोगे तो 3.6 आएगा। ये 3.6 इसमें ऐड कर लो तो 9 और 3 12, 12.6 हमारा आंसर होगा। तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अल्फाबेट भी और नंबर की भी सीरीज। अब देखो Q को M बना रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं Q माइनस 4M, M माइनस 4I, है ना बेटा? I माइनस 4E और E माइनस 4A। तो बेटा A से 4 लेटर पीछे जाओगे तो पहला लेटर W आएगा। पहला लेटर W आएगा, तो ये तीन ऑप्शन में दिख रहे हैं। चलो सेकंड देखो, T को P बना रहे हैं, ये भी तो माइनस 4 ही है। T माइनस 4P, P माइनस 4L, L माइनस 4H, H माइनस 4D। तो बेटा D माइनस 4Z, सेकेंड लेटर Z होना चाहिए, सेकेंड लेटर Z होना चाहिए। अब देखो थर्ड लेटर मत चेक करना, क्योंकि जो दो ऑप्शन बचे हैं उन दोनों में थर्ड लेटर सिमिलर है। नंबर को चेक कर लेंगे। देखो 13 को 19 बनाने के लिए 13 प्लस 6 19 होता है, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 6 31। तो बेटा 31 प्लस 6 37। तो जो नंबर आना चाहिए वो 43 होना चाहिए। 43 देखो ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। फिर से अल्फाबेट की ऑड वन आउट। तो फिर से वही करो, 6 और 14 बनाना है। 6 को 14 बनाने के लिए पहले वाले में प्लस 8 कर रहे हैं बेटा, I प्लस 10 S होता है। सेकंड में देखो H, H को O बनाने के लिए प्लस 7, है ना? 8 और 7 15। और यहां देखो तो बेटा 11 और 21, 11 प्लस 10 21। इसमें देखो V को C बना रहे, अब देखो C का नंबर 29 लेना, तो 22 को 29 बना रहे, V का नंबर 22, C का नंबर 29, तो प्लस 7 हो रहा है, हम ये कहेंगे। और देखो Y को I बना रहे हैं, यहां भी यही करना। यहाँ 26 और 9 35 समझना इसे, और ये 25 से बेटा 25 को 35 समझ रहे हैं, यानी प्लस 10 यहाँ भी हो रहा है। तो ध्यान से देखो, इन दो ऑप्शन में अगर सेम हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, तो यही होगा आंसर। आगे चेक करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी कर लो। S को Z बना रहे हैं, तो S प्लस 7Z, और V में 10 जोड़िएगा तो F आ जाएगा। तो बाकी सभी में प्लस 7 प्लस 10 था, फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्लस 8 प्लस 10 था। अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीक्वेंस, जरा इसको देखो, बोला क्या जा रहा है। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, सारे सिंबल निकाल दो, सारे सिंबल निकाल दिया, तो बोला यार विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड क्या होगा? तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, यानी आंसर इज 2। तो कितनी ही देर का ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन।
सिंपल, साइन चेंज करना है, कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। प्लस और माइनस को बदल लो, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। और डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल दो, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, तो इसको डिवाइड किया, ये 3 हुआ, 8 इंटू 2 16 हुआ, तो ये हो गया 51 प्लस 16 माइनस 3, यानी 51 में 13 जोड़ दो 64, हमारा आंसर 64। ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अल्फाबेट की सीरीज, कितना मतलब आप ये समझ लीजिए ना, क्वेश्चंस बहुत स्मूथली, अगर आपके पास, क्योंकि 90 मिनट का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, 20 मिनट में हंसते खेलते आप ये सारे 25 क्वेश्चन लगा सकते थे, 20 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं। जी को आई बनाना है तो +2, आई +2 के होता है और के +2 एम होता है, तो उस हिसाब से m+2 पहला लेटर ओ आना चाहिए था। देखो चूंकि चारों ऑप्शन में ओ है, तो हम इसे चेक नहीं भी करते तो भी हमारा काम चलता। सेकंड देखो, n+2p, p+2r, r+2t, तो t+2v आना चाहिए था। ये देखो फर्स्ट और थर्ड में k+2m, m+2o, o+2q, q+2s, यानी ovs इज द करेक्ट आंसर। दो दो का डिफरेंस था। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन, p इज द सन ऑफ q's ब्रदर। p बेटा है, किसका बेटा है, तो q के भाई का बेटा है। q का कोई भाई है जिसका बेटा p। अब बोला गया s इज द वाइफ ऑफ q, q की वाइफ है s, तो q की वाइफ अगर s है तो q हस्बैंड होगा। t इज द सन ऑफ s, s का बेटा कौन है भाई, तो t है। हाउ इज p रिलेटेड टू s, तो देखो s के हस्बैंड, हस्बैंड के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और ब्रदर इन लॉ का सन है, ब्रदर इन लॉ का सन है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा आंसर यही होता, हाउ इज p रिलेटेड टू s, तो p क्या लगेगा, s का, ठीक है। क्यूज ब्रदर r, चलो r भी रख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर तो यही होना चाहिए था, p का s से क्या संबंध है। देखो p q के भाई है, के भाई r का बेटा है, तो p q का भाई r है और r का बेटा है p, ठीक है, क्लियर। अब बोला गया s q की पत्नी है, s q की पत्नी है, और t s का बेटा है, तो t s का बेटा, p का s से क्या संबंध है। तो देखो जो संबंध नजर आ रहा है ना, उसमें से कोई भी रिलेशन तो नहीं नजर आ रहा। फादर का ब्रदर नहीं है, है ना, क्योंकि हम s से बेटा p की ओर आएंगे। ब्रदर सन नहीं, s के भाई का बेटा तो नहीं है, s के हस्बैंड के भाई का बेटा है, ठीक है। और फादर्स ब्रदर्स सन, तो s के फादर की तो बात ही नहीं हुई है, फादर सन, फादर की भी बात नहीं हुई है। मतलब देखो यहां हस्बैंड्स ब्रदर्स सन आना चाहिए था। मोर ओवर करेक्ट आंसर ये होता, क्यों, क्योंकि इसको हम नेफ्यू कहते हैं, और बेटा नेफ्यू का रिलेशन केवल यहीं दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, यहां होना चाहिए था हस्बैंड्स ब्रदर्स सन, एस के हस्बैंड और हस्बैंड के ब्रदर का सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ, फ्लोर बेस पजल। तो आइए इसके फ्लोर बेस पजल के लिए मैं अलग से एक स्लाइड ले लेता हूं और यहां हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बोले यार क्यू आर एस टी यू वी लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग। तो 6 फ्लोर है, 6 5 4 3 2 1। फ्लोर की नंबरिंग हमेशा नीचे से ऊपर करना, 1 से 6, ठीक है। और देखो अब यहां से काम की बात है, एस लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, फ्लोर नंबर 3 पर एस को रख दिया। नेक्स्ट देखिए, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो एस के नीचे 2 व्यक्ति के बाद तो यू आ नहीं सकता क्योंकि फ्लोर खत्म हो जाएगा, तो एस के ऊपर 2 व्यक्ति के बाद यू रख लेंगे, यानी यू छठे फ्लोर पर आ गया। आर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो यू बट इमीडिएटली अबव क्यू, तो यू के तो नीचे है लेकिन क्यू के ठीक ऊपर आर है, क्यू के ठीक ऊपर बेटा आर है लेकिन यू के नीचे, यू के नीचे तो सारे हैं। अब देखो आर क्यू 1 2 पे भी आ सकते हैं, और बेटा आर क्यू 5 और 4 पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्यू डज नॉट लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, क्यू फ्लोर नंबर 4 पर नहीं है। अगर क्यू यहां नहीं है तो यहां बेटा आर नहीं हो सकता, इसका मतलब आर और क्यू के लिए एक ही जगह बची 2 और 1, तो इसे हमने रख लिया।
एंड वी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, यानी वी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। इन दोनों में से वी विषम संख्या है तो वी बेटा यहां आ जाएगा। तो क्यू आर एस यू वी आ गया, बचा कौन? टी। तो टी आ जाएगा चौथी फ्लोर पर। और देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच कितने रह रहे हैं बच्चों? तो बेटा टी और क्यू के बीच दो रह रहे हैं, एस और आर दो रह रहे हैं, यानी हमारा आंसर टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 टू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर की सीरीज, नंबर की सीरीज, ये जो क्वेश्चंस मिले ना नंबर सीरीज के, ये आपके आरआरबी के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, कोई भी टिपिकल क्वेश्चन तो अभी तक नहीं दिखा। बड़ा सिंपल है, डिफरेंस निकालो और उसी से आंसर आ जाता है। जैसे 305 और 251 में 54 का डिफरेंस दिखेगा आपको बेटा। 251 में अगर 206 घटाइएगा तो 45 का डिफरेंस दिखेगा। अच्छा, इनके बीच डिफरेंस देखो 36 का है और इनके बीच डिफरेंस देखो 27 का है। क्या 9 का टेबल चल रहा है? 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। तो अब डिफरेंस बेटा 18, 9 2 जा 18 का डिफरेंस आ जाएगा। 18 इससे कम कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 125। बहुत मतलब सेकंडों में ये क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे कैसे डील करना है। हैंड में देखो और अगले वाले में देखो, पहला लेटर लास्ट में चला गया, इसका भी पहला लेटर लास्ट में चला गया, और बाकी सारे तो एज इट इज है। ए एन डी, तो देखो यहाँ ए एन डी, बस पहला लेटर कहाँ चला जा रहा है? लास्ट में। इसमें भी देखो बी चला गया लास्ट में, आई आर डी, आई आर डी बिल्कुल आगे है। नेक्स्ट में देखो आई चला गया लास्ट में, तो पहला लेटर लास्ट में। सी को लास्ट में जाना था, यहां नहीं गया। डी को लास्ट में जाना था, नहीं गया। आर को देखो यहां लास्ट में जाना था, चले गए। और ओ एस ही रहना चाहिए। और अगला ओ को जाना चाहिए, लास्ट में गया। और देखो एस ई आर, तो एस ई आर सेकेंड वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फास्ट एंड फ्यूरियस इज कोडेड एज बोली की। निकालना किसका कोड है? फ्यूरियस का। देखो तो बेटा फ्यूरियस कितने स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको? तो देखो क्विक इज फ्यूरियस, इन्हीं दोनों में तो दिख रहा है। तो इन दोनों में फ्यूरियस के लिए कॉमन कोड क्या दिख रहा है? तो के ई आर ए एन जी में से देखो कॉमन क्या दिख रहा है? के ई दिख रहा है इन दोनों में। अगर इन दोनों में के ई दिख रहा है तो हमारा आंसर भी बेटा के ई ही होगा। तो आंसर हो जाएगा के ई। जैसे देखो इनमें फ्यूरियस, यहां भी फ्यूरियस, और इन दोनों में कोड बच्चों के ई कॉमन दिख रहा है, तो हमारा आंसर के ई हो जाएगा। फिर से देखिए अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, इसके क्वेश्चन दो हर सेट में दो मिले हैं आरआरबी जेईई में। अभी तक जितने भी सेट देखे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन आए। बोले जरा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिसके ठीक पहले सिंबल दिखे, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल, और बाद में दूसरा सिंबल मिले। यानी हमें सीरीज बनानी है सिंबल नंबर सिंबल की, सिंबल नंबर सिंबल। तो सिंबल नंबर सिंबल कहां दिख रहा है? देखो जहां जहां सिंबल से देख रहे हैं वहां से शुरू करो, सिंबल नंबर लेकिन सिंबल नहीं। सिंबल नंबर सिंबल देखो यहां देखा, सिंबल नंबर सिंबल, तो परसेंटेज $3 भी बना रहा है। देखो सिंबल नंबर सिंबल ये भी बन रहा है, सिंबल नंबर सिंबल ये भी बन रहा है, सिंबल नंबर सिंबल ये भी बन रहा है, सिंबल 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 नंबर नहीं, अब आगे नहीं है। कितने ग्रुप बने? तो 1 2 3 4 5 बने। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 5। कितना होगा आंसर? 5। 5 ऐसे मिल रहे हैं सिंबल नंबर सिंबल की सीरीज। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का, और आपसे पूछा क्या गया, हाउ मेनी सच ऑफिसर्स एग्जिस्ट दैट आर आल्सो साइंटिस्ट बट नॉट प्रोफेसर्स। ऑफिसर हो, साइंटिस्ट हो, बट प्रोफेसर ना हो, यानी ऑफिसर और साइंटिस्ट का कॉमन। तो ऑफिसर और साइंटिस्ट का कॉमन 5 है, हमारा आंसर भी 5 होगा। हमारा आंसर भी 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन अ रो ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ, साक्षी इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो एक साक्षी है जिसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन 11th मिल गई, ये हमने बस नोट करना है इस तरीके से। रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, मतलब इसके ठीक राइट में रवि है, एंड रवि इज एग्जैक्टली बिटवीन साक्षी एंड रॉन। अब ये समझे जा,
कि अगर रवि, साक्षी 11th है, रवि 12th है, और रवि जो है वो रॉन और साक्षी के बीच में है, इसका मतलब रॉन की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होनी होनी चाहिए, दोनों के ठीक बीच में आने के लिए रॉन की पोजीशन 13 होनी चाहिए। 11 और 13 के बीच में 12 आ जाएगा। मेरी बात ये क्लियर हो गई। तो रॉन के लेफ्ट की पोजीशन तो हमें मिल गई 13th। इफ रॉन इज 14th फ्रॉम द राइट एंड, अब देखो रॉन के राइट एंड की पोजीशन भी मिल गई 14th। अब जैसे ही हमें रॉन के दोनों एंड की पोजीशन मिल गई, टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके बेटा -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, 26 इज द टोटल आंसर, मींस 13 प्लस 14 -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिटिंग, सर्कुलर की सिटिंग है, कितने पर्सन है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 है। तो बेटा हमें करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन और 7 सीटें, 3 4 5 6 7। ध्यान रखना, हम सर्कल को लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि सर्कल का एंड नहीं होता। मतलब अगर हमें इस वाली सीट के राइट जाना होगा तो हम बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, और इसके लेफ्ट जाना हो तो हम बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। ये साइकिलिक है, ये बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या बोला गया है, S sits fourth to the left of W। देखो एक अच्छी बात यह है ना कि आप इसको कहीं से भी पुट करना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइक्लिक फिगर है। तो फोर्थ के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां बच्चों S आ जाएगा। T sits second to the right of S, S के राइट में दूसरा T, ठीक है। V is neither the immediate neighbor of T nor S, तो V S का भी नेबर नहीं है और T का भी नेबर नहीं है, इसका मतलब V के लिए एक ही सीट बची, तो V बेटा आ गया, ठीक है। ऐसे देखोगे ना तो हमारा आंसर यहीं से आ चुका है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, हमें पहले लाइन से ही आंसर आ गया था, और आपको कुछ नहीं करना था, बस इतना ध्यान रखना था। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो अगर राइट से जाएंगे तो केवल एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन यहां पे बोला गया व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, एस से लेफ्ट जाना है। तो बेटा अगर हम एस से लेफ्ट की ओर गिनती करना शुरू करें और टी पर आए, तो देखो एस के लेफ्ट में ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार के बाद टी आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, हमारा आंसर 4 होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, यही होता है बेटा एग्जामिनेशन में, जो बच्चे अटेंटिव होते हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होती है, वो डायरेक्ट सीधा प्रश्न पर हमला करते हैं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत कई केसेस में नहीं पड़ती, हमें तो क्वेश्चन के आंसर को निकालने से मतलब है, कंप्लीट सॉल्यूशन से मतलब थोड़ी ना है। अब बताओ क्या ये बेसिक कैलकुलेशन ये हम कर सकते हैं, करना क्या है, यूजिंग बॉडमास रूल। बॉडमास रूल यूज कीजिए, 18 डिवाइडेड बाई 3 is 6, 3 3s are 9, 16, तो 16 प्लस 6 22, 22 से 9 माइनस करो 13, 13 हमारा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट होगा। देखो फिर से सिमिलर टाइप की कोडिंग के क्वेश्चन है ना। अब देखो यहां हमें निकालना क्या है, हम डायरेक्ट इस पर जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज रूम कोडेड एज, रूम का कोड क्या है, हमें ये ढूंढना बच्चों। रूम का कोड, रूम को किस रूप में कोडिट किया जाएगा। तो रूम देखो ना बेटा, रूम हमें यहां दिख रहा है और कहीं रूम दिख रहा है, तो देखो थर्ड में दिख रहा है रूम, फर्स्ट और थर्ड में और कुछ कॉमन नहीं, तो मतलब इन दोनों में जो कॉमन कोड होगा वही रूम का होगा। तो इन दोनों में देखो एल ए कॉमन है, एल ए कॉमन है, तो हमारा आंसर एल ए होगा। कितना ही टाइम लगेगा, ये सब 10 10 15 15 सेकंड के क्वेश्चन थे। अगेन देखो ये सीरीज आपको मिली है, मैंने जब सीरीज आपको पढ़ाया था तो बताया था सीरीज जो है ब्रॉडली 4 तरह के होते हैं, क्या क्या, असेंडिंग सीरीज, डिसेंडिंग सीरीज, मिक्स सीरीज और ऑल्टरनेट सीरीज। ये सीरीज बेटा ऑल्टरनेट है। देखो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ नंबर, ये सभी के सभी पर गौर करोगे ना बच्चों, तो ये सभी के सभी तो सेम ही है, 29, तो ये एक एक नंबर छोड़कर 29 लिखना था। अब बचे हैं बाकी के नंबर, तो इन्हीं के बीच का रिलेशन देखना है। 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, तो बच्चों 23 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये तो आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है इस साल का। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा उन्होंने नयापन लाने की कोशिश की है कि भाई एनालॉजी में दो आइडेंटिटीज गायब कर दें और दो आइडेंटिटीज से रिलेटेड काम करें। लेकिन बेटा हम भी चालाक हैं, है ना,
हमें पता है कि हमें करना इसको कैसे चाहिए। जैसे देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हैश की जगह एफ वाई यू, हर ऑप्शन का देखो पहला लेटर तो एफ ही है, तो मतलब पहला तो एफ होगा, और तीसरा लेटर सभी का कॉमन है यू, तो तीसरा बेटा यू होगा। अब हम देखेंगे इसके फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का गैप, तो एफ प्लस थ्री होता है आई, एफ प्लस थ्री होता है आई, यानी एच में भी थ्री ऐड करना चाहिए। एच में थ्री ऐड करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर आ जाएगा विच इज के, तो पहला लेटर के आना चाहिए परसेंटेज का, वो यहां नहीं है, बाकी सारी जगह है। उसी तरह देखो लास्ट लेटर यू है और यहाँ बेटा एक्स है, यू को एक्स बनाने के लिए भी थ्री ऐड करना होगा, तो बेटा डब्ल्यू में भी थ्री ऐड करेंगे तभी तो जेड आएगा, तो लास्ट लेटर जेड भी होना चाहिए। देखो इसमें जेड नहीं है, ये निकल गया। अब बस ये देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, तो देखो ये y और u का नजर आ रहा है, यहाँ किसको रखे तो काम बनेगा। देखो अगर हम y को रखें, लेकिन इन दोनों में देखो d कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ तो बीच वाला d आ ही रहा है ना, a को d बना रहे हैं यानी प्लस थ्री, यानी d से a आते तो माइनस थ्री, तो बेटा b से भी तीन माइनस कर लें, तो b से तीन माइनस करेंगे तो y आ जाएगा। तो जरूरी नहीं फर्स्ट और सेकंड को ही रिलेट करें, कभी कभी हम उल्टा भी करके देख सकते हैं। तो यानी यहां से हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वाला ग्रुप होना चाहिए एफ वाई यू वाला, यानी आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने मैथ में कैलकुलेशन का क्वेश्चन ले लिया था, यू यूजुअली मैथ्स में या रीजनिंग में कर लो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नजर आया आपको। आइए इसको देखते हैं। ये भी तो वही है, एनालॉजी। डी को एच बना रहे हैं प्लस फोर एम प्लस थ्री पी और ओ माइनस टू एम, एल प्लस फोर पी आई प्लस थ्री एल एफ माइनस टू डी, तो प्लस फोर प्लस थ्री प्लस माइनस टू होना चाहिए। यहां देखो एन प्लस फोर आर ई प्लस टू जी हो रहा है, हमें प्लस थ्री चाहिए था, ये गलत हो गया। आर प्लस फोर वी ये ठीक जा रहा है, के प्लस थ्री एन, लेकिन वाई माइनस थ्री हो रहा है, हमें माइनस टू चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। वी प्लस फोर जेड, एफ प्लस थ्री आई ये भी मैच कर रहा है, पी माइनस टू एन ये मैच कर रहा है प्लस फोर प्लस थ्री और माइनस टू के रिलेशन से, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। तो बच्चों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट डे के थर्ड शिफ्ट आरआरबी जेई एग्जाम के। आई होप ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मैथ्स बाय डीपी सर ऐप ये डाउनलोड करना ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल एक और वीडियो में एक और सेट को, आरआरबी जेई के शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, सी यू गाइस टुमारो।